हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। तो आज से हम इकोनॉमिक स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज जानेंगे कि इस इन्फ्लेशन क्या होता है और यह क्यों बढ़ती है, उसके कारणों के आधार पर इन्फ्लेशन को कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी के बाद जितने टॉपिक बचते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति सबसे पहले होता क्या है। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे किसी मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वह कम हो जाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहले 100 रुपया था, तो आप 100 रुपये में 1 किलो किसी वस्तु को खरीद रहे थे, लेकिन आज जो है महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उस 100 रुपये से आप जहाँ 1 किलो किसी चीज़ को खरीद रहे थे, आज वही आपको आधा किलो या हाफ़ केजी ले रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मुद्रा जो था 100 रुपया ही है, लेकिन उसका जो खरीदने की जो क्षमता है या लेने की क्षमता है वह क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में महंगाई मुद्रास्फीति का सिर्फ एक कारक है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति पैसों की जो होती है उसमें क्रय क्षमता को कम कर देती है, लेकिन जो इसका इफेक्ट पड़ता है वह महंगाई के रूप में हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मुद्रास्फीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको जानने का हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक निर्धन व्यक्ति है, ठीक है। उसके पास मतलब वो डेली पैसा कमाता है 100 रुपये, और कमाने के क्रम में वह उतना उपभोग करता है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण जो उसका उपभोग करने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, जिसके कारण वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अथवा लोगों के ऊपर क्या करती है, विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है। जिसके कारण उपभोग जो हो जाता है महंगा हो जाता है और बचत जो हो जाती है कम हो जाती है। जैसे जैसे मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है एवं क्षमता शून्य हो जाती है, तो मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास पहले क्या था, किसी भी मुद्रा, कोई भी मुद्रा ऐसी है जिसका उसमें जितना कॉस्ट मुद्रा को बनाने में लगता है, अगर उस मुद्रा के प्राइस से, मान लीजिए कि कोई 1 रुपये का सिक्का है, अगर उसको बनाने में 1 रुपया लगता है या उसको बनाने में 1 रुपया से अधिक लगता है, तो इस क्रम में क्या कर दिया जाएगा, उस मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो 50 पैसे की जो मुद्रा होती है वह अभी भी चलती है, लेकिन 50 पैसे की जो मुद्रा है वह केवल 10 रुपये के भुगतान के उद्देश्य से ही आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। एक सिक्के में उतने ही मूल्य धातुओं का, देखिए यहाँ पर कहा गया ना, एक सिक्के के मूल्य में उतने ही धातुओं का प्रयोग होता है जो कि उस सिक्के का बाजारी मूल्य के बराबर अथवा उससे कम हो। अगर उससे कम व उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम रहे, तभी वह मुद्रा जो है मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, वरना उसको मुद्रा को क्या कर दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निर्धन वर्ग पर पड़ता है। ठीक है। इसलिए क्योंकि इनके पास जो होता है बचत का अभाव होता है, या जितना पैसा कमाते हैं वह उसका क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। ठीक है। उनका उतना वह पैसा जो हो जाता है खर्च हो जाता है, जिस कारण महंगाई बढ़ने या मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से उनकी जो स्थिति होती है वह प्रभावित होती है। ठीक है। जबकि समाज के समृद्ध वर्ग के पास क्या होता है, अधिशेष होता है। अधिशेष का कहने का मतलब होता है कि उनके पास जितना पैसा वो कमाते हैं और उपभोग करते हैं, उसके बाद भी उनके पास कुछ पैसे होते हैं जो कि बचे रह जाते हैं। तो इस कारण उनके पास क्या हो जाता है, पैसों की बचत होती है, जिसके कारण उनके ऊपर मुद्रास्फीति का प्रभाव वैसा नहीं देखा जाता है जैसा कि समाज के निर्धन वर्ग के पास देखा जाता है। ठीक है। तो इसी को इसमें इस लाइन में बताया गया है, वो आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ डीआरबी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली टू डेली इसके पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब देखिए, कारणों के आधार पर जो है मुद्रास्फीति के कारण ऋण लेने वालों को क्या हो जाती है, हानि होती है, और ऋण लेने वालों को जो होता है वह लाभ हो जाता है। ऋण देने वाले को हानि हो जाती है और ऋण लेने वालों को क्या होता है, लाभ। अब जानते हैं कि कैसे ऋण देने वालों को
हानि होती है और ऋण लेने वाले को लाभ होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये को क्या कर दिया है, किसी को ऋण दे दिया, तो इस कारण आपका जो उस समय जो वह व्यक्ति ऋण लेगा उसमें कम मुद्रास्फीति होगी। लेकिन मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो उस पैसे का निरंतर क्रय क्षमता में कमी आएगी और वह व्यक्ति जो आपसे ऋण लेगा वह क्या करेगा, उस पैसे का उपभोग कर लेगा उसी टाइम, जिस कारण क्या हो जाएगा, वह फ़ायदे में रहेगा और आप नुकसान में रहेंगे। जब वह आपको पैसा रिटर्न करेगा बाद में, तो उस क्रम में क्या हो जाएगा, उस जो पैसे आपने 100 रुपये उसको दिया था, जब वो 100 रुपये आपको रिटर्न करेगा तो उसकी क्रय क्षमता उस समय की क्रय क्षमता से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण ऋण देने वालों को हानि और ऋण लेने वालों को क्या हो जाती है, लाभ होता है। ठीक है। अब देखिए, अब कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, एक टॉपिक और बच गया है। यदि बैंकों में रखी गई जमा राशि का ब्याज दर मुद्रास्फीति की दर से कम हो जाए तो हानि होता है लोगों को। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कोई पैसा रखा, अगर मान लीजिए उस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है या ब्याज दर है वह क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति की बढ़ने की दशा से कम रहता है, तो इस कारण आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर हानि ही होगा, लाभ नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपया रखा, अगर वह 100 रुपये का आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 1 किलो मिलता है, लेकिन आपने 100 रुपया रखा बैंक में और जो मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, चाहे जिस भी रेट से मुद्रास्फीति बढ़ रही हो, लेकिन अगर बैंक में जो पैसा है उस पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, अगर वह मुद्रास्फीति से रेट से कम मिलता है, तो इस कारण आपका पैसा जो बैंक में रखा गया है वह आपको लाभ नहीं देगा, हानि का ही कारण बनेगा। अब ठीक है, तो हम देखते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो इन तीनों मुद्रास्फीति को हम जानने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी मुद्रास्फीति एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण क्या हो जाती है या मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई आप किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं, डिमांड इतना बढ़ जाए कि मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, उसका डिमांड इतना बढ़ जाए कि लेने वालों की तो संख्या अधिक हो, लेकिन जो वो उस वस्तु का एक्चुअल डेटा हो वह कम हो, तो इस कारण क्या हो जाएगा, वस्तुओं का जो मूल्य हो जाएगा स्वतः ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव अर्थात तरलता बढ़ जाए, आय में बढ़ोतरी के कारण, रोजगार के अतिरिक्त अवसर के कारण और बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण लेने के कारण, अथवा सरकार की सार्वजनिक व्यय, अगर सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आपको पैसा देती है, तो तब इन सभी कारणों से क्या हो जाता है, आपके पास अधिक से अधिक पैसा आता है। ठीक है, तो इस कारण क्या करेंगे, आप उस पैसों को क्या करेंगे, अधिक से अधिक उपभोग करेंगे, जिस कारण क्या हो जाएगी, मांग बढ़ती है, और यदि बढ़ी हुई मांग को सही मात्रा में आपूर्ति ना किया जाए तो उस मूल्य का जो हो जाएगा प्राइस वह स्वतः ही बढ़ जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति, इसी को ही कहा जाता है। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए तो समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाए। अगर मांग क्या हो जाए, अधिक हो जाए और आपूर्ति कम हो जाए, तो इस कारण हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या करती है, आ जाती है, या मुद्रा जनित मांग जनित मुद्रास्फीति प्रभाव में रहती है। आवश्यकता से कम आपूर्ति हो जाने पर मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यह विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए भारत आज क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, और भारत में देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को क्या हो रहा है, निरंतर रोजगार मिल रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, उनके ऊपर मतलब सरकारी व्यय के माध्यम से उन पर पैसा दे रही है, बैंक क्या कर रहे हैं, कम ब्याज रेट पर लोगों को पैसा दे रहे हैं, रोजगार के मतलब अवसर क्रिएट हो रहे हैं। तो इस कारण हम देख रहे हैं कि जो है लोगों के पास पैसा अधिक आ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, किसी भी वस्तु का जो होता है मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है अगर उसकी आपूर्ति सही मात्रा में ना हो पाए तो। ठीक है, अब आपको हमें जहाँ तक उम्मीद है, मांग जनित मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके कितने कारणों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं आप जान गए होंगे। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति पर। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। अब देखिए, इसका अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति का नहीं है, लेकिन आप प्रत्यक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति का ही एक कारण हो सकता है। देखिए, जैसे यह अप्रत्यक्ष तौर पर तो मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं है, लेकिन
लेकिन अप्रत्यक्ष में इसका क्या होता है, यहाँ सॉरी यहाँ पर प्रत्यक्ष नाव अप्रत्यक्ष नाव करके प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत हो गया है। तो इस कारण यह प्रत्यक्ष तौर पर मांग जनित से संबंधित नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष संबंध में इसका जो होता है मांग जनित मुद्रास्फीति से संबंध हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न हो, अर्थात यदि किसी कच्चा माल किसी अन्य प्रकार के उत्पाद व्यय में बढ़ोतरी हो जाए, तब अंतिम उत्पादित वस्तु क्या हो जाती है, स्वतः ही क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जैसे अब देखिए जानते हैं, इसको समझते हैं कैसे हम। तो मान लीजिए आप कोई वस्तु किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल का निर्माण हो रहा है, उस पेंसिल में उपभोग होने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं, अगर उनका जो मांग हो जाता है, उनका जो प्राइस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो वस्तु बनती है अर्थात पेंसिल जो निर्माण होगा वह स्वतः ही क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में उसमें कितना कॉस्ट आया है उसको ही क्या कहते हैं, उसी के अनुरूप ही क्या होता है, उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अगर वो उसमें लगने वाले वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसमें अगर उसका प्राइस ज़्यादा होता है, तो इस कारण जो अंतिम वस्तु का निर्माण होता है, जो बनता है, वह स्वतः ही क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तीसरा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ठीक है, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आज भारत में देखते हैं तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है कुछ अधिक ही है, जिस कारण क्या होता है किसी भी वस्तु का जो उपभोग नहीं, किसी भी वस्तु का जो वितरण होता है वह क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जिस कारण कोई, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, तो वह क्या कहता है, अधिक से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखता है, और रखने के कारण क्या कर देता है, उसमें कृत्रिम तरीके से मांग उत्पन्न कर देता है। कृत्रिम तरीके से मांग उत्पन्न करने का आशय यह है कि किसी वस्तु को इतना जमा कर लिया जाए कि लोगों के पास वह वस्तु पहुंच ना पाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए। और डिमांड, किसी भी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ता है तो आप जान लीजिए कि उसका मांग, महंगाई, मतलब उस वस्तु का जो मूल्य होगा स्वतः ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ देखते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है। यह किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त हो, मानवीय भंडारण की सुविधा में जो मतलब उसका जो उत्पादन जो है पर्याप्त हो और उसका वितरण भी क्या हो, पर्याप्त हो, लेकिन भंडारण की सुविधा की कमी के कारण, परिवहन की सुविधा आदि कमी के कारण मूल्यों में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और इस कारण हम देखते हैं कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहने का आशय यह हो जाता है कि खुद से वस्तुओं को मूल्य को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए कोई वस्तु निर्माण होता है और वह वस्तु अगर कहीं भेजा जाता है, जैसे आप मान लीजिए असम एरियाज या सेवन सिस्टर जो स्टेट है वहाँ पर अगर देखा जाए तो वस्तुओं का जो विपणन हो पाता है वह सही तरीके से रोड ना होने के कारण, परिवहन सुविधा ना होने के कारण जो होता है वस्तुओं का वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस कारण क्या होता है कि जो जो वस्तु वहाँ पर पहुँचती है तो वह क्या हो जाती है, स्वतः ही क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। यह सभी कारण क्या होते हैं, मुद्रास्फीति कहलाते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति का उत्पन्न होने का कई और कारण हो सकते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी और व्यवसायी सामूहिकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होर्डिंग या जमाखोरी क्या होता है। जमाखोरी कहने का आशय यह हो जाता है कि आप क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेते हैं और उस वस्तु का मार्केट में जो होता है आप उसका कृत्रिम मांग को जन्म देते हैं। कृत्रिम मांग को जन्म देने का आशय यह है कि आप उस वस्तु का होर्डिंग कर लेते हैं और लोगों के पास उस वस्तु को आप बेचते नहीं हैं। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, उस वस्तु का जो होता है डिमांड अपने आप बढ़ जाता है, और डिमांड किसी भी वस्तु का बढ़ता है तो मांग बढ़ना स्वाभाविक है, मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। तो इस कारण हम देखते हैं जमाखोरी यही होता है कि किसी वस्तु को कलेक्ट कर लेना, उसकी मतलब कृत्रिम मांग को जन्म दे देना, और उस जब मांग बढ़ जाए तो आप क्या कर दें, उसको महंगे दाम पर बेच देना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं काला बाजारी क्या होता है। काला बाजारी का कहने का आशय है किसी वस्तु को सही स्थान पर ना बेच करके गलत स्थान पर गलत तरीके से बेचने का आशय है। मतलब जैसे आपने कोई वस्तु लिया, जैसे आप पीडीएस देख लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, तो पीडीएस में आप क्या देखते हैं कि वहाँ के जो कर्मचारी, जो लोग होते हैं जो वितरण करते हैं अनाज को, वे क्या करते हैं कि लोगों को ज़्यादा ना दे करके कम मात्रा में देते हैं और बाकी सबको ब्लैक मार्केटिंग में मार्केट में बेच करके पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग वो हो गया। तीसरा हम देखते हैं व्यवसायिक सामूहिकरण। व्यवसायिक सामूहिकरण का कहने का आशय यह हो जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में कई सारे दुकान हैं,
सभी लोग मान लें कोई एक दुकान मतलब मार्केट में सीमेंट की मान लीजिए कि कई सारी दुकान है, या कोई सामान की किसी भी सामान की बहुत सारी दुकानें होती हैं और होती हैं। अगर वे सब आपस में मिलकर यह डिसीजन कर लें कि हम इस वस्तु का मूल्य इतने से कम में नहीं बेचेंगे, इससे ज़्यादा हम बेच सकते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता होता है उसका क्या हो जाता है, मजबूरी बन जाती है कि उस वस्तु को उतने में खरीदना। और यह व्यावसायिक सामूहिकरण जो होता है, यह क्या है, भारत में प्रतिषेधात्मक है। अर्थात इस पे अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया तो उस पे क्या किया जाता है, जो केस किया जा सकता है और उसको कानूनी प्रताड़ना का समस्या का जन्म देती है, जिसके कारण उसको जेल या इस प्रकार की क्रिया में लिप्त को क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों ने मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है और मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर कितने प्रकार की मुद्रास्फीति है इसको जान लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बातों को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रास्फीति का क्या होता है, ये तीनों प्रारूप अवस्थित है। तीनों प्रारूप कहने का आशय है, एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा हमारा होता है रचनात्मक मुद्रास्फीति। तीनों प्रकार की जो है मुद्रास्फीति भारत में क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी क्या होती है, आरबीआई की होती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर लागत जनित मुद्रास्फीति बढ़ रही है या संरचनात्मक मुद्रास्फीति बढ़ रही, तो इस कारण में अगर देखा जाए तो आरबीआई की भूमिका नगण्य हो जाती है। जैसे अगर किसी वस्तु का मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में इतना पैसा लग रहा है तो उस पर आरबीआई नियंत्रण नहीं कर पाती, लेकिन अगर देखा जाए जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है उस पर आरबीआई नियंत्रण कर सकती है। और मांग जनित मुद्रास्फीति पर आरबीआई नियंत्रण कैसे करती है इसको हम जानते हैं। पहले सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आरबीआई का काम होता है कि बैंकों को लोन देना, और वह बैंक को लोन कैसे देगी, या तो रेपो रेट पर देती है उसको लोन। अगर वह रेपो रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, अगर रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है तो इस कारण में हम देखते हैं कि बैंकों के पास जो पैसा जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक ब्याज दर पर लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि बैंक जब अधिक ब्याज दर पर आरबीआई से ले रही है लोन, तो लोगों को जब वह पैसा वितरित करेगी तो वह भी क्या करेगी, अधिक इंटरेस्ट रेट पर लेगी, जिस कारण लोग क्या करेंगे, लोन लेने से कतराएंगे। तो जिस कारण देखा जाए तो मुद्रास्फीति जो बढ़ी रहेगी, मांग जनित यानी कि डिमांडिंग पुल इन्फ्लेशन जो बढ़ा रहेगा उसको क्या करेगी, वह नियंत्रित करेगी। और नियंत्रण कैसे करेगी, तो जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उपभोग करेंगे ही नहीं, उपभोग नहीं करेंगे तो फिर मांग जनित मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लागत जनित जो मुद्रास्फीति होती है उस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई का काम क्या होता है कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से बैंकों को नियंत्रण करना और लोगों के पास पैसा के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन जो लागत जनित मुद्रास्फीति होता है इसमें उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि किसी वस्तु को बनाने में जो पैसा लगता है वह लोगों द्वारा लगाया जाता है, तो इस कारण इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। लेकिन अगर संरचनात्मक की बात किया जाए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति को, तो इस पर भी आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के तीनों प्रारूप मौजूद हैं। अब देखते हैं कि इसके निर्धारण के लिए या इसके निस्तारण के लिए क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई इस उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। ठीक है, एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीतियों को इसी अनुरूप जारी करता है। परंतु मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। देखिए ना, यहाँ पर देखिए आरबीआई लिखा गया ना कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मांग को मांगने लिख दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आरबीआई सिर्फ मांग जनित मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित कर सकती है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई मात्र बैंकिंग व्यवस्था में तरलता को नियंत्रित कर सकती है एवं ऋण के प्रवाह को कम कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर बैंकिंग व्यवस्था में तरलता को जो होता है वह आरबीआई के माध्यम से ही जाता है, और आरबीआई क्या करेगी, उसको नियंत्रण कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो बैंकों में जब पैसा जाएगा नहीं तो उसका प्रवाह अपने आप कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में यह हिस्से तो अगर जो बात किया जाए अर्थव्यवस्था में जो काले धन से आश्रित होते हैं वे आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के माध्यम से नियंत्रित नहीं हो सकते हैं। तो इस वही काले धन का प्रयोग जो होता है कई जगह देखते हैं तो हम मुद्रास्फीति को बढ़ाने का कारण बन जाता है। यदि आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करे, परंतु सरकार सार्वजनिक व्यय
आदि आवश्यकताओं से अधिक हो जाए तो मांग जनित, यहाँ पर भी गलत थोड़ा सा हो गया, मांग लिक नहीं है, मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लागत जनित मुद्रास्फीति को परिधान के माध्यम से सरकार ही क्या कर सकती है, कम कर सकती है। हमें आरबीआई की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। संरचनात्मक समस्या भी आरबीआई को नियंत्रण से क्या होती है, देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, संरचनात्मक जो समस्याएं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है उसको क्या किया जाता है, आरबीआई अपने से नियंत्रित नहीं कर सकती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें भी क्या होता है, सरकार की लागत जनित मुद्रास्फीति जो होती है और संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो होती है या क्या होती है, सरकार के माध्यम से ही नियंत्रित हो जाती है, हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति यहाँ पर भी गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो होता है वह के सरकार और आरबीआई की क्या होती है, दोनों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमने आज देखा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इसमें बढ़ोतरी क्यों होती है इन्फ्लेशन में, और कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति क्या देखा। तो मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, अब आगे हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति दरों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, और मुद्रास्फीति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं जैसे अपस्फीति, अवस्फीति, समस्फीति और इन्फ्लेशन कर या इन्फ्लेशन टैक्स और स्टैगफ्लेशन या समृद्धि रहित मुद्रास्फीति ईटीसी को हम क्या करेंगे, आगे देखने का प्रयास करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।